आज 7 जनवरी सन 1982 हमें बड़ी खुशी है कि भारत के सुप्रसिद्ध युवा निर्देशक अभिनेता श्री रतन थेआम आज यहाँ पर हैं और आगे की बातचीत हम उनसे करेंगे। श्री रतन थेआम मणिपुर के हैं और मणिपुरी में वे काम कर रहे हैं और कुछ बड़ा रोचक प्रयोगात्मक कार्य कर रहे हैं। तो रतन जी, आज के इस वार्तालाप में आपका स्वागत। और सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने कब और कैसे नाटक करना शुरू किया और क्यों आपकी रुचि ये इस तरह के मणिपुर के जो ट्रेडिशनल फॉर्म हैं उनमें आपकी बनी और आपने क्या काम किया है। मैं पहले ही बता दूं कि मैंने अभी तक आपका कोई भी प्रदर्शन देखा नहीं है, सिवाय इसके कि कल मार्शल आर्ट का जो प्रदर्शन था वो देखा। मुझे नहीं पता कि उसमें आपका व्यक्तिगत रूप से कितना योगदान है। और तो हम ये जानना चाहेंगे कि कैसे कब आपने शुरुआत की और आगे आप क्या करना चाह रहे हैं। पहले व्यक्तिगत आपकी बात। देखिए, मैंने नाटक करना शुरू किया था वैसे तो मैं कहूँगा 65 जो है तब एमेच्योर थिएटर ग्रुप में ऐसे ही चले गए थे। वो कैसे चला गया था तो उम्र उस समय 20 साल रही होगी। हाँ, 65 में अभी कितनी हो गई? 35 है तो बस 20 साल करीब। उन दिनों मैं ये करता था। आई वॉज बेसिकली ए राइटर, एक मतलब यंग राइटर होने की वजह से 1965 में मेरा पहला शॉर्ट स्टोरी पब्लिकेशन हुआ है। अच्छा, एक मिनट। तो मैं थोड़ा सा यंग जनरेशन में पॉपुलर हो गया और वो सारे मेरे दोस्त थे कहने लगे यार नाटक वाटक लिखो, हम नाटक करेंगे। तो इन्होंने एक बार एक नाटक के एडाप्टेशन के लिए मुझे दिया था। तो मैंने उस नाटक के एडाप्टेशन किया, लेकिन वो डायरेक्टर साहब जो हैं वो आते थे बहुत, ये हफ्ते में एक बार करके रिहर्सल होते थे। मेरे अच्छा। तब भी नहीं आते थे। और वो डायरेक्टर साहब आकर जब इन लोगों को मतलब इतना सिखा नहीं पाए क्योंकि वो बहुत बिजी डायरेक्टर थे उन दिनों जमाने में, तो मैंने अब ये लोग कहने लगे यार तुम भी आ जाओ और जरा हम जो कर रहे हैं तुम अपने भी कुछ उसमें जोड़ना शुरू कर देना। मैं कहा ठीक है। मैं गया वहाँ अपने से, क्योंकि मैंने एडाप्टेशन किया है तो इसलिए मैं जानता हूँ थोड़ी कुछ, मतलब अपना इमेजिनेशन जो है स्टेज के बारे में नहीं उतना जितना कि इमेजिनेशन प्ले कर रहा है। किस रचना का एडेप्टेशन किया था? मैंने दामोदर के नवाब नंदिनी का अच्छा किया था। दामोदर मणिपुरी ये उपन्यास है? मणिपुरी नहीं, हाँ। बंगाली। अच्छा अच्छा, बंगाली है। उससे पहले मैं नाटक बहुत पढ़ता था क्योंकि लिटरेचर में मेरा शौक है, लेकिन इन लोगों का दिया हुआ जो नॉवेल है उससे मुझे करना था, इसलिए मैंने नवाब नंदिनी का किया था। उससे अच्छा भी स्क्रिप्ट अच्छा लगता है। तो वहाँ मैं एक दिन ये डायरेक्टर साहब आए तो उसके साथ डिस्कशन होने लगे, तो उन्होंने कहा तुम असिस्टेंट हो जाओ मेरा। मैंने कहा ठीक है, मैं असिस्टेंट हो जाता हूँ, आपको असिस्ट कर देता हूँ। करते 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 ये हुआ कि कुछ एक रोल उसमें था तो उस रोल का वो कर ही नहीं पा रहे थे। तो मैंने कहा डायरेक्टर के एक्शन से इस तरह से करना है, उस तरह से करना है। और डायरेक्टर जिस दिन आए उस दिन मैंने दिखाया कि इस तरह से करने से अच्छा होगा, ये इनको बता दिए वो। तो आखिर में 3-4 बार बदलते गए वो कास्ट। इसके बाद जब शो होने के 2 दिन बाकी रह गए तब डायरेक्टर ने कहा अब कोई नहीं होगा, अब तुम करोगे ये रोल। मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं है। वैसे ये तो टिकट प्ले है, एक तो एमेच्योर ग्रुप के जैसे कॉलेजों में स्कूलों में हम करते रहे हैं एक दो, ठीक है, लेकिन टिकट शो में हम कैसे करेंगे? कहने लगे कोई बात नहीं, इसमें तुम कर देना, एक बार देख लेना। तो इनमें एक्ट्रेस जो थी वो बहुत ही कमर्शियल एक्ट्रेस थी। अच्छा।
तो वो अपने आप को मतलब बहुत समझती थी और उसने कहा नहीं उसके साथ हम नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं करोगे आप, तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि मैं भी करने वाला हूँ। और सारे जो पूरे प्ले जो है मुझे याद था, पूरे हर कैरेक्टर के जितने डायलॉग्स थे, इवन मूव्स तक। तो मैंने कहा मैं तो कर लूंगा, अब आइए देखिए। तो उन दिनों प्रॉम्प्ट चलते थे, खूब प्रॉम्प्ट। तो मैं प्रॉम्प्ट करने वाला तो हूँ नहीं और सुनने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो डरता था खूब। बाय हार्ट करके मैं चला गया स्टेज में, करता रहा। और बाद में इस एक्ट्रेस ने मुझे काफी मतलब कहेंगे बहुत अच्छा किया है आपने, मुझे ये नहीं था। तो रियलाइज भी हो गया मुझे कि मैं भी फिर कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, बहरहाल एक और सवाल पूछने, कॉमर्शियल एक्ट्रेस की बात कही तो ये नाटक तो मणिपुरी में किया? जी, मणिपुर में किया, मैंने इम्फाल में किया। इम्फाल में। अच्छा, तो वहाँ पर उस समय भी कॉमर्शियल एक्ट्रेस थी, कॉमर्शियल स्टेज हाँ, बराबर रहा हुआ है? बराबर अच्छा, बहुत दिनों से रहा है। बहुत दिनों से रहा। बहुत दिनों से इसलिए रहा है क्योंकि मणिपुर के ट्रेडिशन जो है प्ले का, मतलब वो काफी पुराने हैं। अच्छा, हम लोग ये मान करके चलते हैं कि इन सब अंचलों में विशेष कुछ होता नहीं रहा है, बड़े अफसोस की बात है। लेकिन इसका असर इसलिए है, शायद देखिए कलकत्ते जो है, कलकत्ते जितने भी मणिपुरी हुए हैं, मतलब एल्डर जनरेशन के, वो कलकत्ते में पढ़ने के लिए आते थे। अच्छा। क्योंकि और कोई जगह नहीं है सिवाय कलकत्ता और ढाका। ढाका इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर, सिलहट जिसको कहते हैं। तो इसमें पढ़ने आते थे, तो इन लोगों को पता चलता था कि कौन क्या कर रहा है। जैसे हिंद चौधरी साहब, जैसे गिरीश साहब, ये सारे पता चलता रहता था। और सारे जो उन्होंने देखा है वो फिर मणिपुर में आकर करते थे। उससे पहले जो ट्रेडिशन है वो हमारे फोक ट्रेडिशन अलग रही हैं, वो अलग है। जैसे कि हमारे सुमांग लीला है वो अलग है, थिएटर का फोक ट्रेडिशन जो है वो अलग है। मोयरांग परबा है वो अलग है। तो उसके बाद ये ट्रेन जो है शेक्सपियरियन ट्रेन हम कहेंगे, जो शेक्सपियर को कितने तरह से पिया गया है नाटक के मामले में वैसे ही आए वहाँ। तो कमर्शियल एक्ट्रेस के इस तरह से डेवलपमेंट है। लेकिन इनका भी तो कोई कसूर नहीं है कि वो कहीं भी नहीं बैठ सकते थे एक साथ, क्योंकि एक ग्रुप में उसको पैसे मिलते थे कितने, अभी भी 50 रुपए मिलते हैं एक प्ले के लिए, तो जीना मुश्किल हो जाता है। तो दूसरे एक ग्रुप के लिए उस दिन हफ्ते में 2 बार उसके लिए काम किया, 2 हफ्ते में 2 बार उसके लिए काम किया, महीने में 400-500 रुपये कमा लेते हैं इस तरह से। वरना तो हम दे सकते हैं, अभी तक हम दे नहीं पाए ना। तो उतना मेरे ख्याल से उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना मैं नहीं चाहता। वैसे लोग कहते हैं कमर्शियल एक्ट्रेस है, ठीक है एक्ट्रेस है, नहीं चलेगा काम, लेकिन चलाना भी पड़ता है जब। और बहुत ही पॉपुलर कमर्शियल एक्ट्रेस मणिपुर के को अभी जो कोरस रेपर्टरी है हमारे उसमें है। अच्छा। क्योंकि शी बिलोंग्स टू द यंगर जनरेशन, शी इज वेरी पॉपुलर इवन इन स्क्रीन। तो ऐसा कोरस में आने के बाद मतलब वो नहीं चाहती कहीं वो चला जाए, क्योंकि ट्रेन जो है पूरा डिफरेंट हो गया है। और उस तरह से ढांचे जैसे मोल्ड होते जाते हैं, उस तरह से हमने किया है, तो ये लोग रहने लगे। अच्छा, हाँ, तो बात आपकी हो रही थी कि वहाँ वो पहला नाटक जो है इस तरह से किया, उस तरह से किया। लेकिन मैं पढ़ाई ज्यादा करता था क्योंकि मैं लिखता था। आई एम वेरी इंटरेस्टेड। आई वाज आल्सो द जॉइंट एडिटर ऑफ द मोस्ट हाईली सर्कुलेटेड स्टैंडर्ड जर्नल ऑफ मणिपुर, रीटू। और लास्ट आने का भी हम जॉइंट एडिटर थे। तो रीटू में आने के बाद रीटू इज इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ बहुत स्कॉलर्स वगैरह रहे हैं। तो उनके साथ करते करते ऐसा हुआ कि जितने वेस्टर्न प्लेस है, इंडियन क्लासिकल प्लेस है, बहुत ज़्यादा हम पढ़ने लगे। और मैंने सोचा कि यहाँ कोई फेस्टिवल नहीं हो रहा है इस तरह के प्ले की। तो मैंने सोचा इसका तो एक फेस्टिवल करना चाहिए, शॉर्ट प्ले का एक फेस्टिवल हो जाए, छोटे छोटे प्ले का, वेस्टर्न प्लेस, इंडियन प्लेस जितने भी हो। तो मैंने श्याम शर्मा से अप्रोच किया। श्याम शर्मा जो फिल्म के डायरेक्टर है, अभी भी आया है फिल्म फेस्टिवल में, उसके डायरेक्टर है इमागिनी थिंकर, ही इज ऑल्सो फ्रॉम थिएटर।
तो मैंने कहा कि आप कन्वेनर हो जाइए और जितना देखना है मैं देख लूँगा, कर लूँगा। कन्वेनर हो गया, वो आपने अप्रोच किया तो करीब 7 ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया ड्यूरिंग इट वाज ड्यूरिंग 69 70s 70 के पहले 69। तो तब 69 में हमने रियलाइज किया ग्रुप बाहर से आए, नहीं ग्रुप मणिपुर के, मणिपुर के। लेकिन उसके ट्रेन ऑफ थिएटर जो है पूरे बदल गए, एकदम बदल गए। मतलब जिस तरह से एक ढंग से थिएटर होता रहा है उसके बिल्कुल खिलाफ कुछ ग्रुप एकदम उभर के आ गए। कुछ स्पष्ट कर सकते हो कि कैसे, जैसे किस माने में फर्क थे वो? बिल्कुल कला क्षेत्र है मणिपुर के, जहाँ कान्हालाल कर रहे हैं, उसमें जिसको हम कहेंगे मॉडर्न अप्रोच के बारे में, फ्रॉम ऑल द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, इवन फ्रॉम ब्लॉकिंग डिवाइसेस, जितने हम मॉडर्न अप्रोच के बारे में कहते हैं उसका टच शामिल है वहाँ। हालांकि वो ट्रेडिशनल वाली सीन, ये वो करना, हटाना, प्रॉम करना, ये सारे हट गए। मतलब कुछ नए तरीके से आदमी, और खास तौर से द कंटेंट एंड थीमेटिक कंटेंट जो है पूरे प्ले के अप्रोच में, वो सीन भी बदल गए। तो उसमें से ये स्पष्ट हुआ कि अब हम थिएटर अच्छी तरह से कर रहे हैं, जितना हमने पढ़ा है उसके मुताबिक मैंने देखा है, एंड आई गिव अ रिव्यू, पूरा रिपोर्ट मैंने लिखा कि इसमें ये है, और मैं ही करता था सब। तो मैं ही क्रिटिक, मैं ही दौड़ने वाला। तो इसकी आलोचना ने भी, लोगों ने कुछ कहा नहीं कि तुम अपनी चीज की तारीफ कर रहे हो या आलोचना कर रहे हो? नहीं, मैंने तो अपना प्ले नहीं किया था। तो अच्छा। मेरा प्ले कोई प्ले नहीं, ऑर्गेनाइज खाली किया? हाँ, ऑर्गेनाइज किया था। अच्छा। क्योंकि मैं चाहता था, और अपना ग्रुप भी नहीं थे, मैं भी अपना मतलब लोग आते थे मेरे पास कि हमारे ग्रुप में एक बार आ जाइए, फेस्टिवल हो रहा है, हमारे ग्रुप में एक बार आ जाइए, तो चले जाते थे, बहुत डिमांड हो गए थे। तो उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि जब तक ये नहीं होता, मुझे सारी बात जब तक क्लियर नहीं हो जाते हैं थिएटर के बारे में, तब तक मैं थिएटर नहीं करूँगा। और इसके लिए मैंने 1 साल पूरा मतलब थिएटर के ऊपर, टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर भी स्टडी किया, और कुछ छोटे छोटे मतलब जगह पे जाकर, नॉट एज अ डायरेक्टर बट एज एन एक्टर, उनके साथ मतलब नई ढंग के एक्टिंग के बारे में, कुछ टेक्निकल स्टेज के टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करना शुरू किया। उसके बाद मैं चला गया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ने से मुझे एक, बेसिकली मैं नहीं जानता था कि मैं एक डायरेक्टर हो जाऊंगा या अभी भी हुआ है क्या नहीं। एक थिएटर वर्कर भी मतलब होना, सिर्फ एम था एक थिएटर वर्कर में, थिएटर के लिए वर्क करूंगा, और थिएटर जो है एक नए जिस तरह से जी रहे हैं उसके साथ जाना चाहिए, और कुछ आगे बढ़कर जाना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ अगर इसके बारे में सोचते हैं 1982 के थिएटर के बारे में, अगर 82 में भी 82 के जनवरी में अगर कोई स्क्रिप्ट लिखा जाए और जनवरी में उसको किया जाए, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो स्क्रिप्ट 1982 के है, क्योंकि उसका आइडिया स्टिल हो सकता है, उसका अप्रोच स्टिल हो सकता है। उसका सिर्फ उसमें ये रहेगा कि उस दिन में 1982 में प्रेजेंट किया था, उसका आइडिया बहुत पुराने हो जाएंगे अगर स्क्रिप्ट अच्छे नहीं हो तो। नहीं, और ये भी तो बहुत बार होता है कि स्क्रिप्ट लिखी पहले की हो, छपती है बाद में, लोगों के सामने आती है बाद में, तो वो मानी तो जाती है 82 की स्क्रिप्ट, मगर वो हो सकता है 5 साल 7 साल 10 साल पहले की स्क्रिप्ट हो। दैट्स क्वाइट ट्रू। इसलिए जब थिएटर के बारे में मैं सोचता हूँ अपने तरफ से, तो मैं हमेशा एक ऐसा ब्लर इमेजिनेशन, मतलब धुंधला सा कुछ दिखाई नहीं देता मुझे, लेकिन उसमें से एक इमेजिनेशन ये मिलता है कि इफ आई सिंग देन आई हैव टू सिंग फॉर एटलीस्ट 25 years, more 25 years ahead, जैसे फ्यूचर के। जैसे कि अब मैं 1982 में हूँ, तो 2000
आफ्टर 2000 और आफ्टर दैट किस तरह के थे लोगों को एक जानने की ख्वाहिश है। वैसे आजकल तो ये जानना और सोचना बड़ा कठिन है, क्योंकि दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि आप आज जो सोच रहे हो वो कल पुराना पड़ जा रहा है और साल 2 साल बाद क्या होगा। अच्छा, ये भी एक और जहाँ सही है वहीं ये भी शायद हम सब ये फील कर रहे हैं कि एक लेवल पर कहीं हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जहाँ पहुँच गए थे वहाँ मुझको बराबर ये लगा कि जैसे 60s का जो वो 10 साल था, 7वां दशक, वो तो बड़ा रिच था। हर तरह के माने सारे पूरे साहित्य में अच्छे उपन्यास लिखे गए, कविता संग्रह आए, नाटक आए, मंचन अच्छा हुआ, एक नई दिशा मिली। तुम देखो तो 60 से 70 के बीच में सबसे अच्छे प्रोडक्शंस आए, एक नयापन आया। 70 के बाद से तो जैसे लग रहा है कि हम उसी एक गोले में हम चारों ओर घूम रहे हैं। अच्छा, और एक और ये भी तो बड़ी मजे की बात है कि आज हम सब कुछ स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आज नयापन बोल करके हमें कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि पिछले दिनों भाई ये भी देख लिया कि खाली मंच पर नाटक हो रहे हैं, भारी भरकम सेट लगा के हो रहे हैं, टेबल कुर्सी रख करके हो रहे हैं, सीढ़ियों पर बैठा दिया पात्रों को, वो भी ठीक है, ऑडियंस में बैठा दिया, वो भी ठीक है, एंट्री ऑडियंस में से हो गई, सड़क पर नाटक कर लिए, नुक्कड़ पर नाटक कर लिए, बाहर कर लिया, भीतर कर लिया, लोगों को मंच पर बैठा दिया और एक्टर्स जो हैं वो नीचे धरती पर आकर के उन्होंने कर लिया। तो इसलिए आज इमेजिनेशन बहुत कुछ स्वीकार करा। आज हिंसा भी मंच के ऊपर दिखाई जा रही है, प्यार भी दिखा दिया जा रहा है, यूं ही जिंदगी में ही आधे नग्न हम लोग घूमने लगे हैं, मंच पर भी वो सब दिखा दिया जाता है। और इस माने में खैर कलकत्ते का रंगमंच तो बहुत ही दकियानूस रंगमंच कहा जाता है बम्बई और दिल्ली की तुलना में। तो बम्बई वगैरह के प्रदर्शनों में तो बहुत दूर तक लिबर्टी लोग ले लेते हैं, हर तरह से, चाहे भाषा के इस्तेमाल की और चाहे क्रिया व्यापार की। और अच्छा बुरा एक अलग बात है, मगर वो एक स्थिति है। तो इसलिए नयापन तो अब कुछ लगता नहीं, हमें पता नहीं कि क्या। और ये मैंने हमको इसलिए ये कहने की प्रेरणा मिली कि तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि 25 साल आगे क्या हो सकता है वो सोच रहा है, क्या होना चाहिए भी साथ में कहीं न कहीं उसके काम करता है। और तुम राइटर भी हो तो तुम्हारा दिमाग एक और लेवल पर भी बराबर काम करता रहता है। तो हमें हमेशा आजकल ये लग रहा है कि हमारी दिशा स्पष्ट नहीं है। धुंधलेपन की भी बात जो तुमने की, हम क्या चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने ट्रेडिशंस की बात कर रहे हैं, मगर ट्रेडिशन क्या है हम इसको ही नहीं समझ रहे हैं। खाना पीना रहना सब में तो हम अपने ट्रेडिशन से अलग हो गए हैं। पहनना है तो, ओढ़ना है तो, रहना है तो, हर घर में टेबल कुर्सी है, हर व्यक्ति के शरीर पर पैंट शर्ट है। आज भारतवर्ष के विभिन्न अंचलों के लोग वेशभूषा से तो बिल्कुल ही नहीं पहचाने जा सकते जो कि पहले पहचाने जाते थे। तो शक्ल का, फीचर का बहुत अंतर हो तो स्पष्ट समझ में आता है, नहीं तो ये पता ही नहीं चलता कि ये आदमी किस प्रांत का है। कोई बुराई नहीं है उसमें, सब भारतीय हैं तो वो ठीक है, एशियन है मान लो तो भी ठीक है, मगर वो एक कहीं एक अजीब सी स्थिति हमें लगती है। तुमको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि अगर इस तरह से सोचा जाए किस तरह के प्ले होना चाहिए, किस तरह के ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, उससे हमें कुछ मिलने वाले नहीं है। एक चीज पर हम ये सोच सकते हैं, जहाँ तक ट्रेडिशन के सवाल है और जिस तरह के नए मूवमेंट हैं, मेरे ख्याल से जब स्पेस एज आगे बढ़ रहा है तब धीरे धीरे से अपना जो आइडेंटिटी है वो धीरे धीरे से आदमी आइडेंटिटी से थोड़ा थोड़ा अलग होता जाता है। तो उसका वजह ये भी है कि सोशियो इकोनॉमी, रिलीजन जितने हैं उसके ऊपर हमारे जितने विश्वास और जिस डिसिप्लिन के ऊपर हम थे वो भी नहीं रहे, और नया कुछ बना नहीं। हाँ, नया उतना भी नहीं हुआ है। हाँ, तो कहीं एक डर ये भी समा जाता है कि हम कहीं अपना आइडेंटिटी न लूज कर दें। जब आइडेंटिटी लूज हो जाएंगे, ठीक है, वो सिविलाइजेशन का बहुत ही बड़ा वो हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ जब तक हम आइडेंटिटी लूज नहीं करेंगे तब तक शायद हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और इसलिए देखिए, एक पूरे
नेशनल थिएटर जिसको हम बनाना चाहते हैं और जिसके बारे में हम बोलते हैं, ये करते हैं, सब करते हैं, उसमें एक ये आइडेंटिटी ऑफ इंडियन कल्चर और थिएटर जो है उसको सबसे पहले लाना और सारे चीज़ जो है वो उसको अलग करके उसको पहले आगे बढ़ाना, उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। किस तरह से मतलब हमें देखकर हमारे पूरे जो मुल्क में परफॉर्मेंस हो रहा है उसको देखकर यूं लोगों को पता चल जाए और लोगों को कि भाई ये इंडियन थिएटर है और इसमें बिल्कुल पूरे इंडिया एक जो हजारों साल से मतलब जिसकी ट्रेडिशन मतलब बहुत रिच है और जिसके लिए आदमी बाहर से आते रहे हैं और उसको परखे हैं और आकर चले गए, फिर आकर चले गए, इस तरह से कितने के स्कॉलर्स बाहर से आकर कर रहे हैं। तो आज तो जो शहरों का मॉडर्न थिएटर जो हो रहा है उसकी तो कोई अपनी आइडेंटिटी है नहीं, रह नहीं गई है। वो तो बहुत कुछ वेस्ट में जो कुछ हो रहा है उसी के अनुसार हो रहा है। इसलिए मेरा प्रयत्न इसलिए है कि शायद देखिए ट्रेडिशन तो हम अपने खुद बनाते हैं। ट्रेडिशन जो है वो भी इज लाइक ए फोक थी। फोक में ये होता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे पिताजी को जो भी कहे हों एक फोक स्टोरी उसने सुना दिया, उसी स्टोरी को मेरे फादर ने मुझे सुनाया। अलग अलग हटते गए लेकिन इंटरप्रिटेशन एक रहे, कंटेंट एक ही रहे, इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो गए ना। तो अलग अलग होने से भी वो सिमेट्रिक कंटेंट जो है वो सही रह जाता है, वहाँ कहीं ना कहीं वो टच करता है पॉइंट और उससे पता चलता है पूरे जो वहाँ से कहाँ, मैं अगर पूछूं तो कहाँ से हो रहा है, वहाँ से हो रहा है, बहुत दूर से ऊपर से आए हुए हैं, आज तक वही कायम है। लेकिन उसको अगर एकदम हटा के अगर कोई भी नया मैं शुरू कर दूं एकदम हटा के, जो मेरे खाने पीने में, मेरे बैठने में, मेरे चलने में या मेरे दिमाग ने जहाँ तक सोचा है, जहाँ तक देखा है, वैसे उतना दिमाग वाले तो मैं हूँ नहीं। अब मैंने देखा जो है उसके ऊपर मैं सोचूंगा। जैसे कि मैं हेवन के बारे में, स्वर्ग के बारे में इमेजिनेशन नहीं कर सकता हूँ। फिल्मों की तरह 2 तारे लगा दी, वहाँ चिपका दिए और आगे मतलब वो तो हेवन इमेजिनेशन उनके ठीक है, अच्छे हैं, वो अच्छे इमेजिनेशन है, लेकिन उस तरह से मैं सोच नहीं सकता। सिर्फ इसलिए सोच नहीं सकता कि एक तरफ से साइंस है, एक तरफ से अपना ट्रेडिशन, अपना पूरे कन्वेंशन जितने आ रहे हैं, उस तरह से दोनों के बीच हम फंस गए। एक तरह से साइंस आता है, रीजन के बारे में बात करता है और उस रीजन को भी करना बहुत जरूरी है। मॉडर्न थिएटर में विदाउट रीजन, विदाउट ह्यूमन रीजन कोई भी मॉडर्न थिएटर है ही नहीं। और इस तरफ एक तरफ से एक ट्रेडिशन है जो जहाँ से हम मतलब पैदाइश हमारे वहाँ से हैं और उस ट्रेडिशन इतने खूबसूरत हैं, ख़ास तौर से इंडिया में जिस तरह की कल्चरल ट्रेडिशन है वो तो मैं जहाँ भी मैंने देखा, जिससे भी बात की, उससे साफ मुझे इतना तो पता चलता है कि नहीं है दुनिया में, इतना रिच है हम। और उस ट्रेडिशन को अगर हम सामने रखकर नहीं चले और उसके साथ साथ ये मॉडर्न रीजन को भी नहीं जोड़ें तो मॉडर्न थिएटर का वो नहीं हो सकता। असल में नाटक के क्षेत्र में खास बात शायद ये हुई है कि बीच का चूंकि ट्रेडिशन की बीच की कड़ी एकदम लापता रही है। या तो ट्रेडिशन संस्कृत नाटकों वाला ट्रेडिशन था, वो 3री 4री 5वीं शताब्दी तक आकर के करीब करीब समाप्त हो गया और उसके बाद का करीब करीब ये 1200-1300 वर्ष जो 1200 वर्ष निकले हैं उसमें नाटक का ट्रेडिशन तो रहा नहीं, न लेखन के स्तर पर रह गया, न मंचन के स्तर पर रह गया। नया जो कुछ बना वो पाश्चात्य प्रभाव के फलस्वरूप आया, बहुत आया। और पाश्चात्य प्रभाव हमारी जिंदगी में हर ओर से इतना ज्यादा आया, हर क्षेत्र को उसने ऐसा आक्रांत किया कि जो कुछ भी हम पिछले 100 वर्षों में हम लोगों ने किया वो बहुत कुछ उधर से प्रभावित था। अब ये चेतना फिर जागृत हो रही है कि हम लोग बहुत भटक गए हैं और हम लोग पाश्चात्य प्रभाव में बहुत दूर तक चले गए हैं और हम लोगों को अपने रूट्स के पास हम लोगों को जरूर लौट करके आना चाहिए। अब रूट्स कहीं इतनी जड़ लग रही हैं आधुनिक आदमी को, क्योंकि वो रूट रह गई। रूट यदि बराबर विकसित होती चलती और जिंदगी के साथ जुड़ती चलती और उससे
रूट से निकला हुआ पौधा फल और फूल बराबर हम लोगों को देता रहता है। अरे दोष इसमें पौधे का नहीं है, दोष शायद हम लोगों का है, मगर परिस्थिति एक आज ऐसी है। वो तो दोष किसी को देने से फर्क नहीं पड़ता, डेवलपमेंट होता जाता है, क्योंकि सिविलाइजेशन है, सभ्यता के विकास और मानव विकास जहाँ से शुरुआत है वहाँ से डेवलप होता चला है। ब्रेन अब ब्रेन कुछ लोगों के लिए तो मेरे ख्याल से अब कैरेक्टर नाटक में एक चरित्र को मतलब पोर्ट्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कुछ दिन बाद। हाँ। इसलिए मुश्किल हो जाएगा कि देखिए एक आदमी दिन भर, एक आदमी स्टेज में आएगा, वो एक ये बन के एक लड़की है सपोज, तो वो दिन भर काम करती है कंप्यूटर मशीन के साथ, इसको हमें स्टेज में लाना है। अब साइकोलॉजिकल टेंशन के साथ ही उसको मतलब अपना ब्रीडिंग क्वालिटी जब इतना फर्क आ जाएगा चरित्र चित्रण में, ये नहीं होगा कि बाहर उस तरह से देखें, इस तरह से हुआ, डायलॉग बोल दिया तो वो चल दिए और पूरे, वो नहीं चलेगा। अब ये होगा कि कंप्यूटर मशीन के जितने ढक 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 चल रहे हैं और कैलकुलेटर के चल रहे हैं, नंबर उसके सामने आ रहे हैं, सारे आंखों के सामने हैं, तो पूरे अपना जो दिल के धड़कन है मतलब उसके साथ जोड़ा जाएगा उसको। बाद में ये होगा कि वो भी कंप्यूटर के साथ चल रहे हैं, बिकॉज इट्स अ चैलेंज, ऑलवेज ह्यूमन बीइंग एंड कंप्यूटर इज अ चैलेंज। तो उसको बहुत ढंग से सोच कर, मेरे ख्याल से एक डायरेक्टर को अगर एक रियलिस्टिक प्ले भी करना है, बहुत रियलिस्टिक प्ले अगर करना है, क्लासिक रियलिस्टिक करना है, तब तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे कुछ दिन बाद। तुम्हारे कहने का ये मतलब कि हमारी जो आधुनिक जिंदगी जो बहुत कुछ मशीनी होती जा रही है जी। या जिस जिंदगी में हम सारा दिन कोई एक तरह का काम करते हैं और शाम को आकर के अभिनय एक बिल्कुल दूसरे तरह के रोल और दूसरी तरह की परिस्थिति में करना चाहते हैं, करना पड़ता है, तो उसको पोर्ट्रेट करना बहुत मुश्किल होगा। नहीं, हाँ। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए किसी प्लेराइट ने एक रोल लिख दिया, एक क्लर्क है सपोज, तो अब तो ये है कि वो डायरेक्टर एक क्लर्क को, मतलब वो डायरेक्टर है एक वहाँ, और वो जिस तरह से प्लेराइट ने प्ले लिखा है उसी डायमेंशन पे ले जाकर उस थीमेटिक कंटेंट में उसको जोड़ने की कोशिश करता रहा है। लेकिन अब डायरेक्टर को ये तो बहुत ही वो हो जाएगा, अब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ थीमेटिक कंटेंट के सिर्फ जो लिखा हुआ चीज है उसके ऊपर निर्भर पूरे सारे चीज अपने आप को निर्भर करना, मतलब आउट ऑफ द प्लेराइट कर रहे हैं लोग, आउट ऑफ द प्लेराइट्स इमेजिनेशन। अब ये भी सोचा जाए कि ये लड़की कैसी काम करती है अपने पर्सनल जिंदगी में, वो कैसे फील करती होगी ऑफिस में, उसका असर स्टेज में डिपिक्ट करना। तो सारे जो है साइकोलॉजिकली एंड इट बिकम्स आल्सो हैबिट सॉर्ट ऑफ थिंग, जाना आना फर्क पड़ जाएगा। मैंने देखा है लोगों को 1 साल काम करने के बाद और 1 साल काम करने से पहले उसका क्या थी और उसके बाद क्या हो गई। नॉर्मली ढंग से देखा जाए तो वो कहीं नहीं बदला है, चाल चलन ठीक है अगर देखा जाए, लेकिन बहुत बदल गई वो अंदर से अंदर। तो इनर क्वालिटी ऑफ एक्टिंग जो है वो मशीन के जो युग में ज्यादा टेंशन बढ़ाएगा, बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ाएगा, और उसमें मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त वर्क करना पड़ेगा। ऐसे वर्क नहीं चलेगा जो हम करते थे पहले और मैं करता हूँ आज तक। मैं कहूँगा उतना बदलाव मैं भी नहीं हूँ। हम सोचते हैं लेकिन कितना कर पाते हैं इतना हम नहीं जानते। नहीं, वो तो तभी संभव है ना जबकि ये सोचा और समझा जाए। हाँ। कि मन के भीतर जो कुछ चल रहा है उसको भी हम पोर्ट्रेट कर सकें। तो देखिए एक्टर के लिए क्या हो जाएगा। अभी हाल ही में मैंने एक प्रोडक्शन किया था लई खुनुकावत, मेरा ही लिखा हुआ प्ले है, और मैं रात भर रतन थियाम ने बहुत मतलब उसके साथ लड़ाई हुआ है। अच्छा। सिर्फ एक उसके लिए बहुत अच्छी तरह से क्लाइमेक्स प्ले आ रहे थे, बहुत ही मतलब चल रहे थे अच्छे। मैंने सोचा बहुत अच्छा है, चलने दो। आखिर में आकर ये हुआ कि क्लाइमेक्स पहुंचते मैंने सोचा कि यहाँ तो पूरी विजुअलाइजेशन हो गई है, ठीक है, विजुअल एस्पेक्ट में तो बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, बट अबाउट द इनर एस्पेक्ट, इनर क्वालिटी ऑफ द प्ले, लोग तो देखेंगे वाह वाह कहेंगे,
अब वाह वाह कहेंगे, अब ये भी तो हमें पता है ना, ऑडियंस में भी वाह वाह कहने वाले बहुत है, बहुत अंदर से अंदर भी सोचते हैं। उनके लिए मैंने क्या किया, क्लाइमेक्स तक तो हमने उठाया प्ले को, अरे म्यूजिक इसको चला दिया, उसको चला दिया, ये करो वो करो, एक्टर्स को मतलब एक्शन इस तरह से, ये क्लाइमेक्स वो तो हम जानते हैं, ठीक है। वो करने के बाद कई रात मैंने सोचा इसके बारे में, तब मैंने अचानक प्ले को एकदम स्लो कर दिया। क्लाइमेक्स पहुंचने से कम सम मोमेंट पहले, एक थीमेटिक कंटेंट जब क्लाइमेक्स पहुंचता है उसके कुछ मोमेंट पहले मैंने प्ले को एकदम काट दिया इनकी क्लाइमेक्स में। अच्छा। और मैं देखना चाहा क्या रिएक्शन हुआ है ऑडियंस को, एंड और मैं देखना चाहा, अब मैं नाटक करता रहा हूँ सिर्फ ऑडियंस के वाह वाह करने के लिए, तो भाई अब बहुत सारे इस्तेमाल हो रहे हैं, हम देख रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, मैं भी जानता हूँ, मैं जब गिमिक्स इस्तेमाल करता हूँ ये तो विजुअलाइजेशन है, ऑडियंस वाह वाह करेगा ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन अपने आप को तो मैं नहीं वो कर सकता ना, और कुछ ऑडियंस को मुझे पता है और अपने आप को भी मुझे जब पता है, अपने आप को धोखा देना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तब जाकर लड़ाई मेरे साथ, अपने आप से लड़ाई कई रात चले। उसके बाद मैंने एंटी क्लाइमेक्स की और सारे डायलॉग जितने लिखे थे क्लाइमेक्स में सब काट दिया मैंने, क्योंकि मैंने लिखा था सब काट दिया, इसका कोई जरूरी ही नहीं। अच्छे डायलॉग है, आर्काइव लैंग्वेज में लिखा है मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद, और काट दिया मैंने, जस्ट नहीं चाहिए, अब जो चाहिए मुझे करना है। और स्लो इतना मतलब जैसे कि एक रिदम है तो रिदम वहाँ बर्स्ट करने जा रहे हैं, और बर्स्ट करने से पहले ये इतना स्लो मैंने कर दिया, और मैंने देखा असर उसका जबरदस्त हुआ होगा, वो भी ऑडियंस अच्छा लग रहा है, ऑडियंस को उसको भी अच्छा लग रहा है। हमको ऐसा लग रहा है कि ऑडियंस को अच्छा लगने में एक बात ही बहुत निर्भर करती है कि बात क्या है और कैसे कही जा रही है। बहुत तीव्र गति से चल करके भी नाटक प्रभावपूर्ण हो सकता है, और शायद उसमें कहीं वेरिएशंस भी ले आते रहें। ये कोई एक फॉर्मूला देना तो बड़ा कठिन है, फॉर्मूला तो दे नहीं सकते। इस नाटक को मैंने दो ढंग से किया है। अच्छा। इसी सीन को, मतलब नाटक में इसी सीन को ऑडियंस को दिखाया हाँ। मैंने दो ढंग से, एक बार वैसे ही विजुअलाइजेशन के तौर से, वो भी वहाँ ठीक है, हाँ। और ये भी यहाँ जब बाद में मैंने एक्सपेरिमेंट किया, हाँ। वो भी ठीक है। अच्छा। लेकिन मुझे बाद वाली जो अपना हाँ, जो वो अपने कलाकार को ज्यादा संतोष है उससे। तब जाकर मैं सोचता हूँ कि तब जाकर मैं खुश हो जाता हूँ, और अपने आप को मतलब एकदम इस सीन देखने के बाद 2 चक्कर मैंने अपना लगा लिया बड़े जोर से, क्या हुआ, एक सिगरेट सुलगा ली और बस चक्कर लगा लिया, बहुत खुश, इतना खुश। इस तरह के कई मतलब एक्सपेरिमेंटेशन का जहाँ तक सवाल है, ख्याल से यही हमारे फूड है और कुछ नहीं। अच्छा, और जब तक नहीं करूँ एक्सपेरिमेंटेशन तब तो। अच्छा, एक बात बताओ, किस तरह के मणिपुरी के ट्रेडिशनल चीज़ों को तुम अपने आधुनिक नाटकों में तुम उनको समेट रहे हो, उन पर एक्सपेरिमेंट करें, कुछ ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो? देखिए, मणिपुर के जितने भी फॉर्म्स हैं उसको मैं उतना नहीं जानता जितना गुरु जानते हैं। मैं गुरु माने मणिपुरी नृत्य के मार्शल आर्ट के सबके नैरेटिव स्टाइल ऑफ सिंगिंग, नट चलम, नट संकीर्तन, सब गुरु के साथ मेरा आना जाना है। अच्छा। और उनके साथ मैं थिएटर में डिवाइसेस ट्रेडिशनल फॉर्म्स एज इट इज मैं नहीं करता, until and unless it demands। जब डिमांड करता है ट्रेडिशनल फॉर्म के, मतलब एग्जैक्ट थिंग, क्योंकि वहां से हट नहीं सकते आप। जैसे पूर्वरंग संस्कृत में पूर्वरंग के लिए कुछ चीज डिमांड करते हैं संस्कृत प्ले में, उसको उससे हटाकर आप संस्कृत प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि वो नहीं होगा, संस्कृत प्ले होगा ही नहीं, वो अलग प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से जो कई चीजें हैं एक प्ले में, उसके लिए ही मैं इस्तेमाल करता हूँ,
ट्रेडिशनल थिंग्स। और लेकिन मैंने करीब करीब मणिपुरी सारे फॉर्म्स को अपने प्लेज में इस्तेमाल करने की इसलिए कोशिश की कि क्योंकि माय प्रोडक्शंस आर बेसिकली मूवमेंट ओरिएंटेड। I love rhythm. I love music very much. I love rhythm, and particularly everything should be very flexible, from voice to body to movement actor के लिए। Even the voice, speech के pattern में मैंने बहुत बदल दिया है। Speech, even speaking, delivering dialogue के pattern और अपने मतलब एक्शंस के ब्रीडिंग क्वालिटी के हिसाब से और उसके जो बेसिक एटमॉस्फेयर है इन्वायरमेंट के उसके बिल्डअप करने के लिए। जैसे आज आप अगर नाटक देखने आए यहाँ देखेंगे कि अप्रोच मेरा ऐसे भी रहे हैं कि बलराम आता है, बलराम चीखता है बहुत जोर से जबरदस्त, और मेरा इमेजिनेशन ये है बलराम एक सुपरनेचुरल पावर है जो कि दिखाया गया है भाषण में। सुपरनेचुरल पावर है जो कृष्ण के वो कॉन्ट्रास्ट में आ जाता है वहाँ कहीं न कहीं। और उसके वॉइस क्या ये ह्यूमन एक्टर क्या कर सकता है? नहीं, कुछ नहीं कर सकता। मैं तो ये समझता हूँ बलराम जब चीखता होगा पूरे वो कांपते होंगे। अच्छा, तो कैसे उसको उस क्वालिटी को कैसे लाया जाए? अब एक एक्टर तो नहीं कर सकता, वो एक्टर है, वो ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता। इसलिए इसमें मणिपुरी नृत्य संकीर्तन के एक वो है मेन, जो क्लाइमैक्स में ये लोग कहते हैं मेन, जहाँ वो बहुत सारे कोरस एक साथ सिर्फ ये करता है, तो सिर्फ एक ही ट्यून में करता है। अच्छा। तो उस ट्यून से होता है कि एक आदमी लगता है कि एक आदमी कर रहा है, लेकिन उसमें पावर सब आदमी के पावर है। तो हर डायलॉग जब बोलता है बलराम तो मैं इसको जोड़ देता हूँ। अच्छा। जैसे कि उसने कहा ये इको भी नहीं है, इट इज नॉट लाइक सेइंग इट दुर्योधना दुर्योधना दुर्योधना, ये इको भी नहीं है। आई डोंट यूटिलाइज दैट इको आल्सो। कैसे करते हो? तो मैं ये करता हूँ कि मान लो को दुर्योधन ही पुकार रहा है। हाँ, दुर्योधन ही पुकार रहा है या तो, कोई और संबंध दुर्योधन अगर पुकार है इज इलोंगेटेड। अच्छा। उसका जो है ये इको भी नहीं है, ना उसको बढ़ा रहा है स्पीच को, ना कुछ नहीं। My imagination is this, that this supernatural power, you know, when he states a particular word in his delivery, so if he wants to stretch on that, then it has to be stretch, you know, in more particularly to give the supernatural voice, it should stage in such a point, it should raise by something, lifting up the quality. कैसे लिफ्ट करें उसको लिफ्ट करने से कोई चीज उठता है, तो उसी तरह से इको से नहीं उठता। संवाद कैसे उठे या इको से तो नहीं उठेगा। हाँ, और ये बिल्कुल माने एकदम मणिपुर की चीज है, क्योंकि इस तरह का प्रयोग तो और कहीं पर होता नहीं शायद। अच्छा, जैसे कल हम लोगों ने मार्शल आर्ट देखा और हम तब से ये सोच रहे थे, एक तो बार बार उसमें वो कसरत जो एक्सरसाइजेस कह रही थी, तो हम ये बात जरूर जानना चाहेंगे कि ये एक्सरसाइजेस आर्ट कहाँ हो जाती है? कसरत जो है वो आर्ट कहाँ हो गई? और तुम क्या अपने नाटकों में इनका इस्तेमाल कुछ कहीं किसी रूप में? ये तो हमारे देख करके कल समझ में आया कि यदि हर एक्टर को थोड़ी सी भी इस तरह की बॉडी मूवमेंट की ट्रेनिंग दे दी जाए, पहले की जो एक्सरसाइजेस हुई, तो उनमें कलाकार इतना फ्लेक्सिबल हो जाएगा कि मंच पर कहीं भी कुछ भी कैसे भी एंट्री लेना हो, उठना हो, भागना हो, बैठना हो, तो वो बहुत आसानी से कर सकेगा। लड़ाई तो शायद करने की ज़रूरत बहुत जगह नहीं पड़े, जहाँ पड़े वहाँ करे, मगर मूवमेंट में भी बहुत सहायता होगी। तो ये आर्ट कैसे, क्योंकि कल का देख करके हमको ये लगा कि एक्सरसाइजेस तो समझ में आई, क्राफ्ट समझ में आया, आर्ट नहीं समझ में आया।
तो ये मार्शल आर्ट किस लेवल पर कहाँ कैसे आर्ट हो जाता है, ये जरा से यदि बता सकते हैं। मैं दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं जैसे आपने पूछा है कि आप इसको इस्तेमाल करते हैं, मैं इस्तेमाल करता हूँ इसको, मार्शल आर्ट को, मार्शल आर्ट फॉर एक्टर्स। तो इस समय मैं अगर कहूँ तो ऐसा है, जहाँ तक आपने कहा फ्लेक्सिबिलिटी जो है बॉडी के लिए, कोई एक्टर अगर करे तो अच्छा है। दिस इज द आउटर लेवल। यस यस श्योर। क्योंकि मार्शल आर्ट में बहुत सारे चीज है। मार्शल आर्ट पहले से तो इसका ओरिजिनल थ्योरी ही मतलब इस स्पिरिचुअल अच्छा लेवल पर है। अच्छा जी। तो यहाँ वेरी स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज एंड इट इज, यहाँ कोई आदमी मतलब ठीक है, ये तो परफॉर्मेंस लेवल पर हो रहा है। यहाँ सबसे पहले चीज उसको एक मार्शल आर्टिस्ट को जो गेन करना है वो है स्पिरिचुअल टच क्वालिटी, लाइक ए नो एक्टर, यू नो, व्हेन ही थिंक्स अबाउट मोनोमाने एंड यूगेन, वो जब सोचते हैं तो यहाँ भी ऐसे हैं कि जब तक उस स्पिरिचुअल डेप्थ को उसको पता नहीं हो और उसके लिए जब तक कंसंट्रेशन नहीं हो, मार्शल आर्ट जो है वो परफॉर्मिंग आर्ट बनकर रह जाता है। और परफॉर्मिंग आर्ट और मार्शल आर्ट में फर्क है। आई यूटिलाइज मार्शल आर्ट इज द इंस्पिरेशन ऑफ दिस स्पिरिचुअल क्वालिटी बोथ फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन बॉडी एंड माइंड ऑफ द एक्टर। क्योंकि अब देखिए, अगर लड़ाई भी लड़ रहे हैं एक दूसरे के, मैं ये चाहूंगा मेरे एक्टर वो एक एक मोमेंट को वो जाने अपना स्टेज में, एक एक मोमेंट जो है, मोमेंट को हजार भाग करके भी उस मोमेंट को अगर वो पकड़ के रहें कि अब इस मोमेंट पे ये मेरा ये है, इस मोमेंट पे, इस मोमेंट पे, इस मोमेंट पे। तो मार्शल आर्ट में यही है कि अगर एक मोमेंट भी मिस हो गया तो वहां मर जाएगा वो। तो इसके लिए पूरे कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बहुत जबरदस्त जरूरी है। स्पिरिचुअलिटी कहाँ आई? हाँ, स्पिरिचुअलिटी यहाँ है कि यहाँ ना डिफेंस ना अटैक के बारे में कुछ नहीं। इट इज जस्ट टू कंट्रोल एनर्जी। एनर्जी कैसे कंट्रोल करेंगे, पावर कैसे कंट्रोल करेंगे। देखिए, मिसाल तौर से देखिए, दुनिया में अब देखिए, इवन this Indian kings and Indian rulers or all the rulers in throughout the world, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन, बहुत अच्छे महाराजा महाराजा एम्पायर जितने हैं, वो सबसे बड़ा अच्छा फाइटर रहा है। क्योंकि इसमें वो पावर की यूटिलाइजेशन और गॉड के ऊपर, मतलब एक जो सुपरनेचुरल पावर है उसके ऊपर भरोसा रख के जिस तरह से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग उसको दिया गया है उसके गुरु ने। कलारी पायत में आप जाइए, वो उसमें त्रिबांधन में, वहाँ भी आप देखेंगे, वहाँ आप देखेंगे कलारी में नाग देवता है, यहाँ भी नाग देवता है। वहाँ देखिए ये क्यों है, सिर्फ कि नाग देवता सिर्फ क्रिएटर, एक तो क्रिएटर के सिंबलाइज करता है मैथेस के लिए, सिर्फ वो ही नहीं है, यही एक चीज है जहाँ से हजारों मतलब मैप्स आप ले सकते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में जितनी भी चीज है उसके एक एक शेप है, बड़े जो 10 शेप होंगे। अच्छा। लेकिन स्नेक का कोई लिमिटेशन नहीं है, और वो भी एस्थेटिक के साथ। अगर माइकल एंजेलो ने अगर पेंटिंग किया है पूरे ह्यूमन एनाटॉमी के ऊपर, तो जितना भी किया है उससे कहीं ज्यादा बढ़कर सांप के मतलब मूवमेंट्स जो हैं बहुत ज्यादा बढ़कर हैं। ये एक तो देखिए स्पीड, कहीं कहीं लगता है कि उड़ रहा है, और एक तो बहुत स्लो है। देखिए पावर जो है, एनर्जेटिक कंट्रोल उसके सांप में बहुत जबरदस्त है। तो इसके जितने शेप्स वो बनाता है, कभी वो ऐसा रहता है यूं करके, कभी ये करके, कभी वो करके वो रहता है, तो हजारों जितने हैं, तो उसको लेकर
उसी के ऊपर पूरे जो कंसंट्रेशन लगाए